हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बारे में, जिसका कि एग्जाम जो है वो बहुत नजदीक आने वाला है। 3 दिसंबर को इसका एग्जाम है। तो इसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। उसका डेमो वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री का ये डेमो वीडियो है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सिविल सिग्नल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। वहां पे जीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है और अच्छा खासा अभी डिस्काउंट ऑफर उस पर चल रहा है, तो आप जाके जल्दी से अवेल कर सकते हैं। उसमें आपको फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलेगा और ये कूपन कोड आपको यूज करना है। कूपन कोड का नाम है बप्पा 1000। ठीक है, बप्पा 1000 आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1499 का पड़ेगा, जो ऑलरेडी 2499 का है। और ये ऑफर जो है 28 सितंबर तक वैलिड है। उसके पहले जीपीएससी का जो क्रैश कोर्स वीडियो है वो आप देख सकते हैं, डेमो वीडियो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री की टाइमलाइन का पूरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। साथ में ज्योग्राफी के भी डेमो वीडियो जो है वो एप्लीकेशन के पास ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग हिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने ज्योग्राफी पूरा फिनिश कर लिया है। उसके सारे के सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए हैं। ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ करके एक फोल्डर बना है जिसमें ज्योग्राफी के पीडीएफ है और इंडियन हिस्ट्री के इंडियन ज्योग्राफी के पीडीएफ है। तो आप वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में उनका रिविजन कर लीजिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हिस्ट्री का। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हम हिस्ट्री टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री कैसे पूरी एंशंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक क्या क्या हुआ, कैसे ये ट्रैवल करती है। इसको हम स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जो लोगों को हिस्ट्री टफ लगता है उनको आई थिंक थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि स्टोरी फॉर्म में जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। जैसे आपको कहानियां और स्टोरी हमेशा किसी के मुंह से भी सुन लिया, अगर आपने एक बार सुन लेते हैं तो याद रहता है। वैसे ही मैं आपको ट्राई करूंगी कि आप हिस्ट्री को स्टोरी के फॉर्म में पढ़िए, स्टोरी के फॉर्म में याद रखिए, तो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहे। ओके, टाइमलाइन पढ़ने के पहले हम कुछ डेमोनिशन सॉरी कुछ हम लोग यूज करते हैं बीसी और एडी डेनोमिनेशन। उसके बारे में हम देखेंगे कि उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बीसी एडी कब यूज करते हैं, या बीसीई और सीई क्या होता है और उसको कब यूज किया जाता है। तो ये जो टाइमलाइन बनाई गई है वर्ल्ड में, जो बर्थ के जीसस के अकॉर्डिंग बनाई गई, जिस दिन जीसस का बर्थ हुआ था उसको 0 ईयर माना जाता है। और उसके पहले का जो टाइम था, क्योंकि जीसस के बर्थ से तो हमारी दुनिया स्टार्ट नहीं हुई, उसके पहले भी बहुत सारी इवेंट्स और बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। तो उसके बर्थ के पहले जो टाइम पीरियड था उसको हम बिफोर क्राइस्ट या फिर बीसी बोलते हैं। और उनके बाद वाला जो टाइम है उसको हम एडी या फिर एनो डोमिनी बोलते हैं। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर्स ऑफ लॉर्ड, मतलब लॉर्ड के पैदा होने के बाद के जो ईयर्स है उनको इन द ईयर्स ऑफ द लॉर्ड या एनो डोमिनी बोलते हैं। तो ये एक डेनोमिनेशन यूज किया जाता है बीसी और एडी। अब कुछ लोग क्या होते हैं, सेक्युलर रहना चाहते हैं, रिलीजियस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरा डेनोमिनेशन बनाया जिसको हम बीसीई और सीई बोलते हैं। बीसीई मतलब मार्किंग जीसस के बर्थ से है, लेकिन जीसस के बर्थ के पहले का जो टाइम है उसको बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं, और जीसस के बाद वाला जो टाइम है उसको हम कॉमन एरा बोलते हैं। तो दो डेनोमिनेशन यूज करते हैं, बीसीई और सीई। कभी भी बीसीई और एडी यूज नहीं करना है, ये लोगों को कंफ्यूजन होता है। बीसी और एडी सही डेनोमिनेशन है, या फिर आप बीसीई और सीई यूज कर सकते हैं। ये दो डेनोमिनेशन होते हैं हिस्ट्री के टाइमलाइन में, ये आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे एंशंट हिस्ट्री से कि कैसे हमारी हिस्ट्री आगे चलती है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक मतलब 2 मिलियन बीसी, 2 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, स्टोन एज स्टार्ट हुआ था। स्टोन एज मतलब हमारे जो ह्यूमन बीइंग था उसको स्टोन का यूज करना आया था। उसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पेलियोलिथिक, दूसरा है मीजोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक और चौथा है चाल्कोलिथिक।
पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, जिसमें इंसान ने पत्थर मारना सीखा था। फिर मीजोलिथिक मतलब थोड़ा डेवलपमेंट कर लिया था उसने स्टोन तक, जिसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। तीसरा है नियोलिथिक एज, जिसमें न्यू स्टोन एज आती है, जिसमें उसने कैसे स्टोन को टूल बनाया जाता है वो सीख लिया था, एग्रीकल्चर करना सीख लिया था। उसके बाद आएगा नेक्स्ट चाल्कोलिथिक एज, जिसमें कॉपर का डेवलपमेंट हो गया था, कॉपर का की डिस्कवरी हो गई थी, तो कॉपर प्लस स्टोन को मिला के टूल्स बनने लग गए थे, तो कॉपर स्टोन एज आया था जिसको हम चाल्कोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चला था 2 मिलियन बीसी से लेके 2500 बीसी तक। तो ये स्टोन एज है जिसमें लोगों ने स्टोन का यूज करना सीख लिया था। उसके बाद टाइम आएगा 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। इस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी डेवलप हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वर्ल्ड की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। यहाँ पे वेल प्लान्ड सिटीज हुआ करती थी। ये जो टाइमिंग है देखो, ये जो टाइमलाइन है ये ऐसी है, लेकिन थोड़ा बहुत ईयर्स का डिफरेंस आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की बुक थोड़ा अलग डिमार्केशन यूज करती है, स्पेक्ट्रम अलग करती है, विपिन चंद्रा अलग करती है, लेकिन एक फिक्स्ड टाइमलाइन है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। कुछ लोग जो है 2600 से 1850 लिख देते हैं, तो इतना डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का टाइम। ये जो टाइम है ये वैदिक पीरियड कहलाता है, इसको हम वैदिक एज भी बोलते हैं। इसमें दो टाइम पीरियड थे, एक था 1500 से लेके 1000 बीसी तक का, जिसको हम अर्ली वैदिक टाइम बोलते हैं। दूसरा है 1000 से 600 बीसी तक का, जिसको हम लेटर वैदिक टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेदा और बाकी के जो 3 वेद है उन सबका क्रिएशन इसी वैदिक पीरियड में हुआ था, और इसको टेक्स्ट सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म बोलते हैं। इस टाइम पे जो हमारी सिविलाइजेशन थी वो इंडस से शिफ्ट होके कहाँ आ गई थी, गंगा सिविलाइजेशन इस एरिया में आ गई थी। पहले जो सिविलाइजेशन थी वो हमारी यहाँ पे थी इंडस के पास। अब ये ऐसा क्यों हुआ था ये किसी को नहीं पता, इतनी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन क्यों बर्बाद हो गई। कुछ लोग बोलते हैं आर्यन का इन्वेजन हो गया था, कुछ लोग बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, ड्रॉट आ गया था, इस वजह से वहां के लोग क्या थे, बर्बाद हो गए थे, इस वजह से यहाँ शिफ्ट कर गए थे। लेकिन अगर वो लोग यहाँ शिफ्ट किए होते तो उनको जो वो करते थे वो करना आता होगा, लेकिन यहाँ जो लोग मिले वो नोमैडिक पीपल मिले, जिनको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था, एकदम पेस्टोरल लाइफ जीते थे, अपने साथ जानवरों को घुमाते थे, एकदम बेसिक लाइफ से उन्होंने स्टार्ट किया। फिर ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, 600 बीसी से 323 बीसी में यहाँ पे डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। ये फिर यहाँ पे 16 छोटे छोटे किंगडम्स बने, जिनको हम 16 महाजनपदा बोलते हैं। और उसमें से भी मगध एम्पायर जो था वो काफी फेमस हुआ करता था, जो इस एरिया में आता है, क्योंकि मगध जो है वो क्या था, एक बहुत ही मिनरल रिच रिसोर्सेज वाला एरिया था, जहाँ पे आयरन आपको बहुत अच्छा मिलता था और बाकी रिसोर्सेज भी आपको अच्छे मिलते थे। उसके बाद 323 बीसी से 185 बीसी का टाइम आया जब मौर्यन एम्पायर का सेटलमेंट हुआ। अब मौर्यन एम्पायर जो था वो पहला एम्पायर आया था इंडिया में, जिसने पूरे इंडिया को कंसोलिडेट कर लिया था, पूरी इंडिया को कंसोलिडेट कर लिया था। तो उसके वजह से क्या हुआ, हमारा इंडिया जो एक हिंदू राष्ट्र बन गया था मौर्यंस के अंडर में। एक सेकेंड, इसको इरेज करके आपको बताती हूँ क्या। देखिए, तो मौर्यन के एम्पायर में सबसे पहले जो है हमारा इंडिया जो है वो पूरा एकदम यूनाइटेड होगा और पूरा एम्पायर बिल्डअप होगा। और ये इसका फाउंडेशन किसने डाला था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डाला था, ये आपको पता होना चाहिए। अब 185 बीसी खत्म हो गया, मौर्यन का टाइम खत्म हो गया, मौर्यन के जो सक्सेसर है वो वीक सक्सेसर थे, आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या होगा, जो मौर्यन एम्पायर होगा वो छोटी छोटी किंगडम में वापस से टूट जाएगा। तो पोस्ट मौर्यन टाइम आएगा, तो पूरा इंडिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नॉर्थ में डायनेस्टी आ जाएंगी, साउथ में कुछ डायनेस्टीज आएंगी। तो नॉर्थ में जो डायनेस्टी आएंगी वो आएंगी सुंग डायनेस्टी आएगी, कानवा डायनेस्टी आएगी। साथ में यहाँ से वेस्टर्न पार्ट से इन्वेजन भी होने लग जाएंगे, अरब इन्वेजन होंगे। ठीक है, सुंग डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, और साउथ में एक डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाएगी जिसको हम सतवाहनास बोलते हैं। सतवाहना का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, किंगडम स्टैब्लिश हो जाएगी साउथ इंडिया में, काफी लंबा चलेगी सतवाहनास वाली किंगडम। उसके बाद आएगा 320 एडी में
से 540 एडी तक दूसरा बड़ा एम्पायर बनेगा इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर वापस से क्या करेगा, पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करेगा। और ये जो टाइम होगा इसको हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्यों इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेड किया गया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे इन्वेंशन हुए साइंस में। फिर आर्यभट्ट आए, उसके अलावा साइंस में बहुत सारे इन्वेंशन हुए इसी टाइम पे। इसी टाइम पे ट्रेड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा थे। हमारी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाने लग गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते थे, बदले में हमको गोल्ड दिया जाता था। तो ये गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन था गुप्ता एम्पायर, जो 320 एडी से 540 एडी तक चला। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमारा पोस्ट गुप्ता एम्पायर आएगा। गुप्तास के टाइम पे भी हुन्स का इन्वेजन होगा, जिसके वजह से जो सक्सेसर्स होंगे गुप्ता एम्पायर के, वो इस एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे और वापस से एम्पायर जो है वो टूट जाएगा। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड आएगा 540 एडी से 647 एडी के बीच में, जब जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे नॉर्थ इंडिया में डायनेस्टी आएगी पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करेंगे हर्षवर्धन। इनका हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस है, या हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। फिर साउथ इंडिया में आएंगे, सतवाहनास जो थे उनको रिप्लेस कर देंगे पल्लवास, चोलास, चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास। उसके बाद यहाँ पे साउथ में अलग अलग किंगडम्स का एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। अब अभी तक तो हमारे इंडिया में हिंदू राष्ट्र था और हिंदू रूलर्स जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, वॉर कर रहे थे। लेकिन अब वर्ल्ड की हिस्ट्री चेंज होने वाली थी, क्योंकि 600 एडी से 632 एडी के बीच में इस्लाम का बर्थ हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हो गया और मक्का मदीना में। तो उसके वजह से मुस्लिम रिलीजन का प्रोपोगेशन होना स्टार्ट हो गया। इन लोगों को अलग अलग जगह जाके कॉन्क्वेस्ट करने लग गए, इसे इंडिया में भी आए कॉन्क्वेस्ट करने के लिए। तो 700 एडी से लेके 1206 एडी तक बहुत सारे अरब इन्वेजन हुए हमारी इंडिया में, जिसको हम अर्ली मेडिवल इंडिया बोलते हैं, जिसमें मुस्लिम का इन्वेजन हुआ, मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गजनी आया। तो इनके वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा लूट मची, मंदिर तोड़े गए और यहाँ से सामान मंदिर लूट के ले जाते थे, पैसा ले जाते थे, ये सारी चीजें होने लग गई। उसके बाद 1206 एडी में जब मोहम्मद गजनी आया तो वो अपना कमांडर छोड़ के गया इंडिया में। जैसे मोहम्मद गजनी की डेथ होती है तो दिल्ली सल्तनत का जो कमांडर था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर ली इंडिया में 1206 एडी में। और दिल्ली सल्तनत जो थी वो अर्ली 13 सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और ये कब तक चली थी, 1526 एडी तक चली थी। ठीक है, तो इसके अलग अलग डायनेस्टीज आई, पहले स्लेव डायनेस्टी आई, फिर खिलजी आई, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। तो लोधी डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, जिसको हराकर मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिर मुगल एम्पायर कब आया, 1526 से 1707 एडी में। अब आप देख रहे हो इंडिया में क्या हो गया है, इस्लामिक रिलीजन स्टार्ट हो गया है, इस्लाम का क्या हो गया है, रूल स्टार्ट हो गया है। पहले हिंदू रूल हुआ करता था, अब इस्लाम रूलर जो थे रूल करने लग गए। जब इस्लाम रूलर रूल करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, जितने हिंदू थे उनको क्या करेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनका रिलीजन सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनके पिलग्रिमेज के ऊपर टैक्स लगाएंगे, उनके, ठीक है। उसके अलावा मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए। और उसके अलावा जो इनका कल्चर था, उनकी जैसे शेप की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, वो आर्ट एंड कल्चर इंडिया में डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि रेड फोर्ट हुआ, ठीक है, फिर ये ताजमहल हुआ, ये सब किस लिए आए, मुगल्स की वजह से आए हैं। तो ये कहाँ का आर्ट एंड कल्चर है, ये पर्शियन आर्ट एंड कल्चर है, जो इंडिया में डेवलप हुआ मुगल्स के टाइम पे और दिल्ली सुल्तान के टाइम पे। ठीक है, इन्हीं के बीच में 1498 एडी में यूरोपियंस भी आए थे, जब दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई थी। तब क्या हुआ था एक्चुअली, आपको पता हो, यहाँ आपने हिस्ट्री का, हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, तो आपको पता होगा यहाँ पे है हमारा अफ्रीका और यहाँ पर आता है हमारा इंडिया और यहाँ आता है यूरोप। अब यूरोप से इंडिया जाने के लिए लैंड रूट हुआ करता था, वो ऑटोमन एम्पायर ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, अब यूरोपियंस को इंडिया जाने के लिए नया रूट खोजना पड़ा। तो उनको एक सी रूट मिला अफ्रीका होते हुए, जो कहाँ जाता था, इंडिया जाता था। और पहला पुर्तगीज जो था वास्को दी गामा, वो कहाँ पहुंचा, इंडिया पहुंचा, कैलीकट पे 1498 एडी में। फिर इन्होंने यहाँ से जो स्पाइसेस थे वो ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि इंडिया के जो स्पाइसेस थे पहले वो लैंड रूट के थ्रू जाते थे, बट ये लैंड रूट क्लोज हो जाने की वजह से यूरोपियंस ने सी रूट डिस्कवर किया और सी रूट डिस्कवर करके ये सारे जो स्पाइसेस थे वो वापस से यूरोप जाने लगे। तो ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड करने के लिए ही ईस्ट ये
ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी की जो यूरोपियंस है वो इंडिया आए थे, लेकिन ये ट्रेड करते करते कैसे रूलर बन गए वो हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो उसके पहले लेकिन अभी मिडिवल हिस्ट्री बचा हुआ है। क्या हुआ था 1600 एडी से लेके 1857 एडी तक, जब 1600 एडी में पहली बार परमिशन मिली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ईस्ट इंडिया मतलब कि इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती है, वो मिली थी उसको 1600 एडी में, जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने दी थी। और फिर यहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है इंडिया में। फिर इंडिया में ये ट्रेड करते करते 1757 में एक बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसमें ये क्या बनने लगे थे, रूल करना स्टार्ट करने लग गए थे। बंगाल के जो राजा थे उनको हरा दिया था इन्होंने, और वहां से ही इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया ट्रेडिंग पोस्ट की तरह इंडिया में। फिर 1857 से 1947 का जो टाइम था उसको ब्रिटिश क्राउन रूल बोलते हैं। 1857 में आपको याद हो तो एक रिवोल्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं 1857 रिवोल्ट या सिपॉय म्यूटिनी। उसमें जो रूल हुआ था उसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के ब्रिटिश क्राउन रूल स्टैब्लिश किया गया। मतलब अब बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा जातियां कर ली हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया के रिलीजन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर लिया है, इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के हम ब्रिटेन का जो क्राउन है वो रूल करेगा, वो आगे इंस्ट्रक्शंस देगा। बस ये नाम के लिए चेंज हुआ था। ब्रिटिशर्स उतने ही क्रूअल अभी भी थे जितने क्रूअल पहले हुआ करते थे, ठीक है। तो ये डलहौजी की हड़प नीति वगैरह वो सब कुछ ये 1857 के पहले आ चुकी थी। अब 1857 से 1947 की जर्नी कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके चलो 1857 से 1947 तक क्या हुआ था हिस्ट्री में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो 1857 में एक्चुअली हुआ क्या, 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बंगाल हार गया, वहां से ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर 1764 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो अवध, बंगाल और बहुत सारा जो पार्ट है इंडिया का वो किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। ऐसे धीरे धीरे ये लोग क्या करते रहे, कॉन्केस्ट करते रहे। फिर इन्होंने मराठास को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद मैसूर को इन्होंने जीत लिया। तो इस तरीके से बहुत सारा इंडिया जो था वो किसके अंदर में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आ गया। और जो थोड़े बहुत नवाब और जो रूलर्स बचे हुए थे वो भी इन लोगों ने क्या किया, अपने अंडर में ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जैसे कि डलहौजी की बहुत सारे सेटलमेंट्स आए। उसमें से एक आया जिसकी वजह से जो सारे रूलर्स थे उनकी उनकी पॉलिसी लेकर आया जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से बहुत सारे रूलर्स जिनकी संतानें नहीं थी उनके रूल्स, उनकी जो किंगडम थी उनको अपने अंडर में ले लिया। तो इस वजह से बहुत सारी जगह रिवोल्ट हो गया। फिर सबसे बड़ा रिवोल्ट जो हुआ वो सिपॉय म्यूटिनी हुआ, मतलब जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी बनाई थी उसमें इंडियन सोल्जर्स को भी रखा था और ब्रिटिश सोल्जर्स को भी रखा था। इसमें इंडियन सोल्जर्स के साथ बहुत ज्यादा गंदा व्यवहार किया जाता था, उनको बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी और साथ में उनको सब ऑर्डिनेट समझा जाता था ब्रिटिश सोल्जर्स के। इस वजह से जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था 1857 में। और ये रिवोल्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मंगल पांडे ने इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद एंड हुआ रानी लक्ष्मीबाई और बाकी सारी अलग अलग जगह पे रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गए। लेकिन ये जो रिवोल्ट हुए थे वो रीजनल रिवोल्ट थे, पूरी इंडिया इसके अंडर में नहीं था। तो इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सप्रेस कर दिया। और 1858 में ब्रिटिश क्राउन रूल स्टैब्लिश हो गया इंडिया में। तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसने सिर्फ नेम चेंज कर दिए पॉलिसीज के, वो उन्होंने बोला हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन सारी चीजें वैसी ही हो रही थी, बस रूल का नाम चेंज होके ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन हो गया था, ठीक है। अब फिर 1885 एडी में बहुत अच्छी चीज हुई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हो गई, मतलब इंडियंस की खुद की एक पार्टी आ गई जो क्या कर सकती है, अपने राइट के लिए लड़ सकती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो फॉर्मेशन हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसमें पहले जो लीडर्स आए उनको हम बोलते हैं मॉडरेट लीडर्स। वो क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि हमारी इंडिया में हमारे लोगों को ये दिक्कत है तो प्लीज आप इसको चेंज कर दीजिए, ऐसे रिक्वेस्टिंग फॉर्म में चलते थे। फिर दूसरे जो एरा आया वो आया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर का, जिसको आप लाल बाल पाल भी बोलते हैं, जिसमें विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट रूल, उन्होंने बोला कि हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे ब्रिटिशर से, इंडिया हमारी है तो हम इसको क्या करेंगे, छीन कर लेंगे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट एरा आया था।
1905 में जब बंगाल का पार्टीशन डिक्लेयर किया गया तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया बंगाल में। तो ये एक्सट्रीमिस्ट एरा की वजह से आया, इन्होंने स्टार्ट किया था। तो इन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स ब्रिटिश प्रोडक्ट होते थे उनको बॉयकॉट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ब्रिटिश का जो ट्रेड था वो हैम्पर हो गया। ट्रेड हैम्पर हो गया तो ब्रिटेन जो था उसका ट्रेड खत्म हो गया, और वो उसका इंडिया में रहने का जो मोटिव था वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन ये जो स्वदेशी मूवमेंट था वो सिर्फ बंगाल वाले रीजन में हुआ था, बाकी इंडिया के कोई भी रीजन में स्वदेशी मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट का आउटकम अच्छा रहा, बंगाल का पार्टीशन रुक गया और पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं हुआ। वापस से सब कुछ रीयूनाइट हो गया, बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया और जैसे चल रहा था वैसे सब कुछ स्टैब्लिश हो गया। फिर सबसे बड़ा चेंज आया 1915 एडी में, जब गांधी जी का अराइवल हुआ। गांधी जी का अराइवल हुआ तो गांधी जी अपने साथ 3 वेपन लेकर आए। पहला सत्याग्रह, दूसरा अहिंसा और तीसरा फास्टिंग। गांधी जी के आने का फायदा क्या हुआ, इसके पहले भी रिवोल्ट चल रहे थे, लोगों को पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके साथ गलत कर रही थी, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, सबको कंसोलिडेट करने का काम किया। अभी जो ये रीजनल रिवोल्ट चल रहे थे ये अलग अलग जगह पे चल रहे थे। गांधी जी के आने के बाद ये जो रिवोल्ट हुए वो पूरे ऑल ओवर इंडिया होने लग गए। तो गांधी जी ने मास को इकट्ठा करने का, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। तो इस वजह से गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करा। उसके वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड था वो खत्म हो गया, और उसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। तो सबसे पहला जो मूवमेंट लॉन्च किया गया वो 1920 एडी में किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका मतलब है कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इवन विमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। ये गांधी जी का पहला मूवमेंट था। इसके बाद से पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट आएगा जिसमें पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट आया 1930 एडी में, जिसको हम सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि हम सिविल को डिसोबे करेंगे, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट किसकी थी, बंगाल की, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी। उसको हमको डिसोबे करना है, वो जो भी रूल लाएगी, जो भी टैक्स लगाएगी उसको हम डिसोबे करेंगे। तो वो एक टैक्स लेकर आए थे जिसको हम बोलते थे सॉल्ट टैक्स। तो इस टैक्स के अगेंस्ट में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसका भी काफी अच्छा बेनिफिट गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था। और फिर 1932 एडी में इस मूवमेंट को रोकने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो लंदन में हुई थी, ठीक है। उसको गांधी जी ने अटेंड किया था। फर्स्ट वाली को बॉयकॉट किया था और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या किया था, गांधी जी ने अटेंड किया था। लेकिन वो निराश होकर वापस लौटे थे। क्यों लौटे थे वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरी बहुत अच्छी चीज हुई थी 1939 एडी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड लेवल पे। इसके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो वर्ल्ड लेवल पे टूटती जा रही थी। क्यों? क्योंकि वॉर हो रही थी और ब्रिटेन को किसकी हेल्प चाहिए थी, इंडिया की हेल्प चाहिए थी वॉर लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास आर्मी नहीं थी। और आर्मी कौन था, इंडियन सोल्जर। तो इंडियन सोल्जर अगर बॉयकॉट कर देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश क्राउन को, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे टिक पाएगा। इस वजह से ब्रिटेन क्या करने लग गया था, इंडिया को प्लीज करने लग गया था। लेकिन गांधी जी ने बोला ये वर्ल्ड वॉर हमारा नहीं है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर हम आपको पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके बदले में हमको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। जैसे ही वॉर खत्म होगा आप इंडिया छोड़ के चले जाए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑफर है, अगस्त ऑफर आया और भी बहुत सारे ऑफर है, जिसमें गांधी जी को अलग अलग ऑफर दिए गए, लेकिन इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई। तो फिर फाइनली 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया गांधी जी के थ्रू। ऑल ओवर इंडिया में ये लॉन्च किया गया था, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इवन बच्चों ने, वुमेन्स ने, ओल्ड एज पर्सन ने और सारे यंगस्टर्स ने। तो मास मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हुआ था। इसका बेनिफिट ये हुआ कि 1947 एडी में हमको इंडिपेंडेंस मिल गई और इंडिया को 15 अगस्त को ब्रिटिश क्राउन जो है वो छोड़ के चला गया। तो इस तरीके से पूरा टाइमलाइन चलता है एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक का। ये सारे जो टॉपिक आज हमने टाइमलाइन में डिस्कस किए इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग होने वाला है वो स्टोन एज से होने वाला है। स्टोन एज में हम सारी एज देखेंगे, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जिन लोगों ने भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है ज्योग्राफी की, वो जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इंडियन ज्योग्राफी का एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, उस सेक्शन में वो पीडीएफ डली हुई है। तो पीडीएफ सारी अपलोड हो चुकी है, जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर?
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।